नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसे जबरदस्त मोड़ की जिसने भारत की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं 1857 के महान विद्रोह की। जरा सोच कर देखिए, बस एक घटना, लेकिन इतनी जबरदस्त कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक ग्लोबल पावर को उखाड़ फेंका और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, वो घटना थी 1857 का विद्रोह। पर देखिए, ये विद्रोह कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये तो दशकों से सुलग रहे गुस्से का नतीजा था। इसके पीछे कई वजहें थीं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सब मिलकर धीरे धीरे एक बड़े तूफान की शक्ल ले रहे थे। बस इंतजार था तो एक चिंगारी का, और वो चिंगारी भी बस लगने ही वाली थी। तो चलिए सीधे चलते हैं इस तूफान के दिल में और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी राजनीतिक वजह थी जिन्होंने इस बगावत की जमीन तैयार की। तो अंग्रेजों की दो पॉलिसियों ने भारतीय राजाओं के मन में सबसे ज्यादा गुस्सा भरा। पहली थी वेलेस्ली की सहायक संधि, मतलब भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रख सकते थे और एक तरह से अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में आ गए। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, वो थी डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सब कुछ सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। सोचिए, सदियों पुरानी रियासतें एक झटके में खत्म। और इस पॉलिसी का असर कितना बड़ा था, ये देखिए। सतारा, नागपुर और हाँ, सबसे मशहूर झांसी, एक के बाद एक कई राज्यों को इसी नियम के तहत हड़प लिया गया। इससे हुआ ये कि न सिर्फ राजा महाराजा नाराज हुए, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे ताकतवर दुश्मन भी खड़े हो गए, जो आगे चलकर इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा चेहरा बनी। तो सालों का गुस्सा तो जमा हो ही रहा था। अब आते हैं उस एक चिंगारी पर जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। और ये चिंगारी थी एक अफवाह जो सिपाहियों के बीच जंगल की आग की तरह फैली। हुआ ये कि ब्रिटिश आर्मी ने अपनी पुरानी ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एक नई राइफल लाई, पैटर्न 1853 एनफील्ड। अब इस नई राइफल के जो कारतूस थे, उन्हें बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अफवाह ये उन्हीं के इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये सिपाहियों के धर्म पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो बस इस एक अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। और जब ये एकता बनी तो इसने बहुत जल्द खुली बगावत की शक्ल ले ली, और देखते ही देखते ये एक बड़े विद्रोह में बदल गया। विद्रोह की जो पहली चिंगारी भड़की वो थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। 34वीं रेजिमेंट एक सिपाही मंगल पांडे ने उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोल दिया। खैर, उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई और इस तरह वो इस क्रांति के पहले शहीद बन गए। और मंगल पांडे की शहादत ने मानो आग में घी डाल दिया। जरा देखिए कि चीजें कितनी तेजी से फैली। 29 मार्च को उनका विरोध, 8 अप्रैल को फांसी, और ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। और अगले ही दिन 11 मई को ये विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली पर कब्जे के साथ ही ये विद्रोह की आग पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गई। चलिए एक नजर डालते हैं इसके कुछ बड़े चेहरों और सेंटर्स पर। दिल्ली जो था वो इस विद्रोह का एक सिंबॉलिक सेंटर बन गया। विद्रोहियों ने वहां पहुंचकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया। इससे विद्रोह को एक तरह का चेहरा, एक पहचान मिल गई। उधर अवध में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बगावत की कमान संभाली। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अपने बेटे को अवध का शासक घोषित कर दिया। कानपुर की बात करें तो वहां लीडरशिप थी नाना साहिब और उनके बहुत ही काबिल सेनापति तात्या टोपे के हाथों में। ये दोनों नाम तो आज भी इस विद्रोह के सबसे मशहूर चेहरों में गिने जाते हैं। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अपना राज खोने के बाद वो जिस बहादुरी से लड़ीं और लड़ते लड़ते शहीद हो गईं, उसने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। लेकिन ये बगावत सिर्फ इन बड़े बड़े सेंटर्स तक ही नहीं थी। बिहार में देखिए, 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इलाहाबाद में लियाकत अली ने मोर्चा संभाला तो बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने अपने अपने इलाकों में विद्रोह की आग को जलाए रखा।
मतलब ये साफ है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ विद्रोह था। हालांकि अंग्रेजों ने आखिरकार इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत दूर तक गए। भारत पर शासन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा 1857 से पहले और बाद की सिचुएशन को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। मुगल शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल की पोस्ट बदलकर वॉइसरॉय हो गई, जो सीधा क्राउन का प्रतिनिधि होता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विद्रोह आखिर था क्या? इस पर इतिहासकारों में हमेशा से एक बहस चलती रही है। एक तरफ है मशहूर इतिहासकार R.C. मजूमदार, जिनका मानना था कि ये न तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, न ही ये राष्ट्रीय था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी जमाने के एक बड़े ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो आप देख सकते हैं कि एक ही घटना को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। तो आखिर हम इसे क्या कहें? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी, या फिर ये वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही बहस आज भी हमें इस ऐतिहासिक घटना की गहराई और इसकी